नमस्कार एंड वेलकम टू मित्र ज्ञान। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्रेक थ्रू एजेंडा रिपोर्ट 2022 के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आपके मन में आ रही होगी कि इस रिपोर्ट को रिलीज कौन करता है। देखिए, इसको रिलीज करने के लिए कोई एक संस्था नहीं है। इसको रिलीज करने के लिए तीन संस्थाएं हैं। सबसे पहले नंबर पर है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, सेकेंड नंबर पर है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी और थर्ड नंबर पर है यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज हाई लेवल चैंपियंस। अब इस रिपोर्ट का एम क्या है? देखिए, इस रिपोर्ट के अंदर 5 ऐसे सेक्टर हैं जिसके अंदर ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को हम चेक करेंगे कि हम हर साल उसको कम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये 5 सेक्टर कौन कौन से हैं? सबसे पहले नंबर पर है पावर, हाइड्रोजन, रोड ट्रांसपोर्ट, स्टील और एग्रीकल्चर। ये ऐसे 5 सेक्टर हैं। ठीक है, यह एक एनुअल बेसिस पे रिलीज होने वाली रिपोर्ट है, यानी हर साल इसको रिलीज किया जाएगा। सबसे पहले इसका उल्लेख किया गया था COP 26 के अंदर, जो नवंबर 2021 में होता है। ठीक है, इस समय जो ब्रेक थ्रू एजेंडा है वो ग्लोबल इकोनॉमी के 2/3 यानी 2/3 से भी अधिक जो इकोनॉमी है ना उसको कवर करता है, जिसके अंदर G7 कंट्रीज, चाइना, भारत सहित ऐसे 45 देश शामिल हैं इस ब्रेक थ्रू एजेंडा रिपोर्ट के अंदर। ठीक है, अब इस रिपोर्ट के अंदर क्या कहा गया है? इसमें यह कहा गया है कि जो हमने 5 सेक्टर ले रखे हैं वो ग्रीन हाउस गैस के 60% के बराबर है। वैश्विक में यानी ग्लोबल जो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन होता है उसके अंदर जो 60% जो कंट्रीब्यूशन आता है ना वो इन्हीं 5 सेक्टरों से आता है। जैसे पावर का 23%, रोड ट्रांसपोर्ट से 10%, स्टील की मैन्युफैक्चरिंग से 5%, एग्रीकल्चर से 17%। अगर इन 5 सेक्टरों के अंदर हम कुछ अच्छे काम चालू करते हैं और इसको कम करने की कोशिश करते हैं तो 2030 तक हम ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण योगदान इसमें दे सकते हैं, जिससे जो हमने पेरिस समझौता कर रखा है ना 2015 में जो हमने किया था कि हमें 1.5 डिग्री से कम करना है सेल्सियस को, वो हम करने में सफल हो सकते हैं। और भी कुछ बातें कही गई हैं, जैसे कि हाल के वर्षों में व्यवहारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय जो सहयोग होता है ना उसमें वृद्धि के साथ ही आवश्यक जो टेक्नोलॉजी होती है उसको तैनात करने में प्रगति हुई है, जिसमें वर्ष 2022 में वैश्विक नवीकरणीय क्षमता में 8% की वृद्धि का हमने अनुमान लगाया है, जो पहली बार 300 गीगावाट के साथ लगभग 225 मिलियन घरों को इलेक्ट्रिसिटी उपलब्ध कराने के बराबर है। ठीक है, और क्या कहा गया है इसमें? इसमें कहा गया है कि विश्व सही मायने में पहले से ही वैश्विक ऊर्जा संकट के दौर में है। ये बात तो हम सबको पता है। ठीक है, विश्व अर्थव्यवस्था में विशेष रूप से विकासशील जो देश है ना, जैसे कि इंडिया भी विकासशील देश है, इस संकट के अधिक घातक प्रभाव का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, जैसे कि तेल हो गया, गैस हो गया, बिजली हो गया, ऐसे बहुत सारे जो बाजार हैं, जुड़े हुए जो बाजार है ना, तेल गैस बिजली से जुड़े हुए बाजार, उसमें क्या हो रहा है, ऊर्जा संकट का हमें सामना करना पड़ रहा है। उसके बाद महामारी आ गई, तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद रूस यूक्रेन का संघर्ष देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके कारण बहुत सारे संकट आ रहे हैं। ठीक है, और संकट बढ़ भी रहे हैं। उसके बाद ऊर्जा और जलवायु संकट ने 20वीं शताब्दी की उस प्रणाली की कमजोरियों और वल्नरेबिलिटी को उजागर किया है जो ईंधन पर बहुत ही अधिक निर्भर है। ठीक है, तो ये सारी बातें थी जो इस रिपोर्ट में कहा गया है। लेकिन इस रिपोर्ट के अंदर बहुत सारी सिफारिशें भी की गई हैं जो आपकी स्क्रीन पे इस समय आपको देखने को मिल रहा होगा। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को यहीं पर रोकें और इन सिफारिशों को एक एक करके सबको पढ़ें। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।